ठीक, थैंक यू। वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास। कल हम लोग इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस के मेजर मेजर सेकेंड के लिए जो टॉपिक पढ़े थे, फेडरल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आगे आज हम लोग उसी संविधान के यूनिटरी फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसा कि कल हमने बताया था कि भारतीय संविधान जो है सो कम्प्लीटली फेडरल भी नहीं है और कम्प्लीटली यूनिटरी भी नहीं है। कम्प्लीटली फेडरल रहता तो ये पूरी तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता, अमेरिका की तरह होता। तो अमेरिका से संघवाद तो लिया गया है, फिर यूनिटरी फीचर जो हमारे यहाँ है, तो सैकड़ों वर्ष से हम लोग जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत रहे थे, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सहयोग के साथ काम करती है, तो उस चीज़ को भी हमारे यहाँ अपनाया गया। तो यूनिटरी फीचर जो होगा हमारा संविधान का, वो ब्रिटेन से मिलता जुलता होगा। अब हम लोग यूनिटरी फीचर, संविधान के यूनिटरी फीचर के बारे में एक एक करके पढ़ते। यूनिटरी फीचर आखिर होता क्या है? किसी संविधान का यूनिटरी फीचर होगा, उसमें केंद्र जो होता है संघात्मक शासन व्यवस्था की तरह शक्ति का विभाजन केंद्र और इकाई राज्यों में होता है। तो यूनिटरी फीचर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का होगा वहाँ भी इस तरह का विभाजन हो सकता है, लेकिन इस विभाजन का आधार शक्ति विभाजन और अपने क्षेत्र में सारे यूनिट कार्य करें, ये उद्देश्य नहीं होता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए भले ही शक्ति का विभाजन कर दिया जाए, पावर सेंटर बहुत सारा हो, लेकिन जो भी पावर सेंटर होगा वो सारा केंद्र से, एक सेंटर से, सेंट्रलाइज्ड पावर के द्वारा ही संचालित होगा, वही सर्वे सर्वा होगा। तो एक ये चीज़ हुआ। यूनिटरी फीचर में क्या होता है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो होगी दोनों मिलजुल कर काम करेगी, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये हुआ यूनिटरी फीचर। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में, कल तो मैंने बताया कि फेडरल फीचर का सारे चीज़ हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आज हम लोग जानेंगे फेडरल फीचर से अलग दूसरे और कैरेक्टर में हम कैसे ब्रिटेन के नज़दीक हैं, और वही हमारा यूनिटरी फीचर है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, जैसे लिखित संविधान था और संविधान की सर्वोपरिता थी, वो फेडरल फीचर में ही होता है। और यूनिटरी फीचर में जो सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने कल देखा था, शक्ति का विभाजन केंद्र और इकाई राज्यों के बीच में होता है, वो शक्ति का विभाजन यहाँ पे किस हद तक है। हमारे यहाँ कल आप लोगों ने जाना था कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें तो लगता है कि अमेरिका में जिस तरह से यूनिट स्टेट फ्री होकर स्वायत्त रूप से अपना काम करते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी करते होंगे। लेकिन आज आप जानेंगे कि वो शक्ति विभाजन अमेरिका जैसा होते हुए भी उसमें फेडरल फीचर कैसे वर्क कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर में 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पर तो पूरी तरह से यूनियन को ही कानून बनाने का अधिकार है। अब स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इस दोनों पे अगर राज्य सरकार कानून बनाती है और वो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से जिस हद तक मेल नहीं खाएगा या उसके विपरीत होगा, उसके एगेंस्ट होगा, तो उस हद तक उसको रिजेक्ट माना जाएगा। जहाँ इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जहाँ तक वो केंद्रीय कानून से मेल खाएगा वहीं तक वो मान्य होगा। पहले यहाँ तो देखिए, अब कंकरेंट लिस्ट में स्टेट ने कानून बना दिया तो ये शर्त है, उसको शर्त क्या इसमें से हम लोग देखते हैं कि उसको यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग है अगर तो रहेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट माना जाएगा। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा चीज़ देखिए कि साधारण समय में भी आर्टिकल 3 को लीजिए। आर्टिकल 3 में है कि केंद्र को ये अधिकार है कि वो राज्यों की सीमा में, उसके नाम में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य का विभाजन भी कर सकती है। राज्य का विभाजन अगर मनमाने तरीके से हो रहा है तो वो हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा। लेकिन प्रशासनिक सुविधा, एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं,
उसमें विभाजन किया जा सकता है। 2000 में हम लोगों ने देखा कैसे बिहार का विभाजन हुआ, बिहार और झारखंड आया। उसी तरह से अन्य राज्यों का भी हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ हुआ था, उसके यूपी का हुआ था, मध्य प्रदेश का हुआ था। तो ये सब क्या था कि केंद्र सरकार अपनी इच्छा से अगर ज़रूरत समझती है तो वो कर सकती है। तो फिर राज्य स्वायत्त कैसे है? केंद्र को जिस समय ये सुविधा की ज़रूरत होगी उस समय वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ भी राज्य कमज़ोर हो गया। अच्छा, उसके बाद तीसरा एक शक्ति विभाजन में ही एक पॉइंट आता है, रेसिड्यूअरी पावर या अवशिष्ट शक्ति। तो संघ सरकार में कैसे संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मकता आ गया है हम लोगों के यहाँ। संघ सरकार में जो प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा उसमें ये शक्ति किसके पास होगी? ये शक्ति यूनिट स्टेट को दिया जाता है। और हमारे यहाँ ये शक्ति रेसिड्यूअरी पावर जो है, जो संविधान के समय में सारी सुविधाओं और विकास के रास्ते को देखते हुए व्यवस्था की जाती है, स्टिल अगर आगे कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसे निपटना बहुत ज़रूरी होगा तो वो हमारे यहाँ राज्य को नहीं दिया गया है। वो अवशिष्ट पावर हमारे यहाँ केंद्र को दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम एकात्मकता का लक्षण पा रहे हैं। तो ये तीन चीज़। एक चौथा पॉइंट और इसमें है, अगर राज्यसभा समझे, साधारण समय में भी अगर राज्यसभा समझे कि कोई भी स्टेट लिस्ट का या कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है, तो उस पर कानून बनाने का 2/3 बहुमत से अगर उसको पास कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा? केंद्र को हो जाएगा। तो सब मिला के देखिए कि केंद्र और इकाई राज्य का जैसा संबंध अमेरिका में है वैसा हमारे यहाँ नहीं है। अब इसका क्या परिणाम? अब और स्थिति देखते हैं हम लोग अपने स्टेट की। तो एक और पॉइंट है इसमें कि प्रशासनिक सुविधा के लिए और वित्तीय अनुदान के लिए राज्य को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी राज्य का तेजी से विकास हो, इसके लिए केंद्र से कैसा अनुदान उसको मिल रहा है, ये चीज़ महत्वपूर्ण होता है। तो इसको देखें। अब आइए राज्य के और सारे संबंध के बारे में। जैसे अमेरिका मतलब संघीय शासन व्यवस्था मैं यहाँ कह रही हूँ। तो अमेरिका में क्या है कि इकाई शक्ति का विभाजन केंद्र और इकाई राज्य के बीच में। यहाँ अपने यहाँ राज्यों का स्टेटस देखा। अब वहाँ देखिए कि इकाई राज्यों में क्या हो रहा है कि अमेरिका में जो यूनिट स्टेट है 50, तो उसमें उसका अलग संविधान होता है, उसका अपना हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है। उसके बाद वहाँ का जो गवर्नर होता है वो हम लोगों के प्रेसिडेंट की तरह होता है। उसका चुनाव होता है, हर एक राज्य में गवर्नर होगा और वो गवर्नर जनता के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम लोगों के यहाँ क्या स्थिति है कि जो चुनाव होता है गवर्नर का चुनाव नहीं होता है। यहाँ देखिए स्थिति एक है गवर्नर की स्थिति। अब स्टेट में जो पावर आया उस पर कंपेयर कर रहे हैं। गवर्नर की स्थिति है, हमारे यहाँ गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और वो प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है। और अगर उस राज्य में मेन उसका वर्क क्या है कि उस राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाए तो वैसी स्थिति में वो प्रेसिडेंट को खबर करेगा या फिर राज्य में किस तरीके से काम हो रहा है, कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। अगर उसे लगे कि इसमें गड़बड़ी है तो वो प्रेसिडेंट को खबर करेगा इसके लिए। तो गवर्नर की स्थिति नहीं मजबूत हुई। हम लोगों में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एकीकृत संविधान, हम लोगों के यहाँ पूरे देश के लिए एक संविधान है और उसी के हिसाब से सबको चलना होता है। सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र को उसी से ग्रहण करता है और उसी के अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो उसे इलीगल घोषित किया जाता है। तो एक ये चीज़ हुआ। तो गवर्नर की नियुक्ति, वहाँ गणराज्य है, हर एक यूनिट स्टेट अपने आप में गणराज्य है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है कि ये गणराज्य सिर्फ भारत है, कोई स्टेट नहीं है। तो एक स्टेट की हुई, संविधान उनका अलग अलग है, हमारे यहाँ वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे इसको एपेक्स कोर्ट कहेंगे। तो हर एक राज्य का एपेक्स कोर्ट है और एक फेडरल कोर्ट भी होता है, जैसे अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ हुआ करता है। तो एक ये पॉइंट हुआ।
अच्छा, हम लोगों के यहाँ अब देखिए एकीकृत क्या चीज़ है। एकीकृत न्यायपालिका है। हर एक स्टेट में या एक दो स्टेट को मिल, अगर छोटा स्टेट है तो एक दो स्टेट को मिला के भी हाई कोर्ट वर्क करता है। और एपेक्स कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ही है। जितने भी हाई कोर्ट हैं स्टेट के, वो सब सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। सबके ऊपर में जो हायरार्किकल बेसिस पे देखेंगे तो एपेक्स में सुप्रीम कोर्ट होता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था ये भी हमारा एक ये हुआ। उसके बाद जैसे यूपीएससी का ये होगा, हेड होगा, तो वो प्रेसिडेंट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुआ तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा उन सबों का चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट के चीफ जज का जो होगा वो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के। देखिए सारा चीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे राज्य को उस तरीके से कुछ नहीं मिला हुआ है। तो एक ये व्यवस्था हो गई। उसके बाद देखेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का तो आप लोग देख ही रहे हैं। फिर से कानून, सारा कानून एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एकीकृत कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ, एकीकृत कानून व्यवस्था है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यूनिटरी फीचर हमारे संविधान में है। अब क्वेश्चन उठता है कि यूनिटरी और फेडरल फीचर में हम लोग देखेंगे कि भारत कंप्लीटली यूनिटरी है या भारत कंप्लीटली फेडरल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो संविधान है वो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है, वो क्या है, फेडरल है। हम लोग का मेन ढांचा जो है वो फेडरल है। लेकिन जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय बहुत सारे देसी रियासत थे, उनका विलय था और बहुत सारे भाषा, धर्म, जाति के लोग यहाँ पे थे। उसके बाद अशिक्षा थी, गरीबी थी। तो बहुत तेज़ी से विकास के लिए ज़रूरी था कि एक समावेशी आधार बनाया जाए जिस पे विकास कार्य तेज़ी से हो सके। और बहुत बिटर एक्सपीरियंस था। धर्म के नाम पे जो भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था, उसमें और जिस तरह से मारकाट मची हुई थी, उसमें संभावना थी कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर कश्मीर पे फिर से वो निपटने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर केंद्र को अधिकार दिया जाता, अगर राज्य को अधिकार दिया जाता अपनी सुरक्षा का खुद से, तो हो सकता था कि फिर से वही स्थिति होती जब एक केंद्र का शासक जो मजबूत होता है, मजबूत नहीं रहने पे जो स्थिति होती है, देश का उसका विभाजन होगा, वो विखंडित होगा, सही ढंग से विकास नहीं होगा। तो इसको रोकने की बात की गई थी। तो आपातकाल के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था, आपातकाल के समय में क्या होता है कि अगर लगा कि कश्मीर को पाकिस्तान अटैक करे बाय द वे और उसको लेना चाहे, तो कश्मीर उतनी मजबूत स्थिति में रहेगा तब तो वो, अभी नया नया देश बना, ये राज्य बना है, तो उतनी मजबूत स्थिति में रहेगा तब तो वो पाकिस्तान से टक्कर लेगा और अपने को ये करेगा। उस समय वहाँ राजा हरि सिंह थे, वो भारत में विलय करने से इनकार कर दिए थे और कहे, हरि सिंह हिंदू थे और जनता वहाँ की मुस्लिम थी। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर पे पहले अटैक करता है तो वो भारत से सहायता लेंगे और भारत में मिल जाएंगे। अगर भारत कश्मीर पर पहले अटैक करता है तो वो पाकिस्तान से सहायता लेंगे और पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो हुआ वही, पाकिस्तान ये किया, तो पाकिस्तान पहले अटैक किया। तो इन सारी संभावनाओं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पूरी तरह से परिचित थे। तो उन्होंने ये व्यवस्था की अपने ये में कि आपातकाल में भारत संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत कार्य करेगा, लेकिन आपातकाल में पूरी की पूरी सिस्टम का रूप एकात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में जो एकात्मक लक्षण है उसे हम लोगों ने देखा। और अब नेक्स्ट, आज यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। जाएंगे। ऑफ कीजिए। ठीक है, आप करिए। हाँ।